नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल सर अनिल जांगिड़ में। और आज की इस क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करने वाले हैं। हमारा आज का जो टॉपिक रहने वाला है उत्पादन फलन। हमारा टॉपिक है उत्पादन फलन। इसमें हम कुछ छोटी छोटी बातों की भी चर्चा करेंगे जिनका हमें आज तक पता नहीं लग पाया। हम 11th 12th और स्नातक BA वगैरह MA वगैरह भी कर के आ चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ एक ऐसे शब्द हैं अर्थशास्त्र के अंदर जिनका हमें अर्थ अभी तक मालूम नहीं है। मैंने देखा है क्लासेस के अंदर, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है, उन्हें इनका अर्थ भी नहीं पता होता। तो आज की इस क्लास में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इन सब चीज़ों को लेकर। और इस क्लास को पूरी देखिएगा तभी सारी चीज़ें समझ में आने वाली है। तो आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं उत्पादन फलन क्या है, ठीक है, और इसकी क्या क्या मान्यताएं हैं, क्या क्या इसकी विशेषता है। नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें हम बात करेंगे उत्पादन के बारे में, कुल उत्पादन के बारे में, सीमांत उत्पादन के बारे में। और उसके बाद की जो क्लास आएगी उसमें हम चर्चा करेंगे परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के बारे में बात करेंगे। तभी मैं ये आपको पहले क्यों करवा रहा हूँ उत्पादन फलन और जो उत्पादन के बारे में है, सीमांत उत्पादन, औसत उत्पादन, कुल उत्पादन है, ये क्लासेज मैं आपके लिए पहले क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि जब ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे तभी वो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है वो सारी आपको अच्छे से समझ में आएंगे, नहीं तो ये समझ में आने वाले नहीं है। इसलिए मैंने इनको बड़े सिस्टम से सेट किया है, उसी के अनुसार आपको समझाऊंगा। और आप वीडियो पूरी वॉच करना तभी आप ये समझ पाओगे, नहीं तो आपके समझ में नहीं आने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी भी ठोस भौतिक वस्तु का उत्पादन करने के लिए हम कुछ उत्पादन साधनों की आवश्यकता होती है। यानी किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए हमें कुछ उत्पादन के साधनों की आवश्यकता होती है, ठीक है। हम जिन साधनों का उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग करते हैं, जिन साधनों का उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग करते हैं, यानी कि उत्पादन के जो साधन होते हैं, उत्पादन के साधन जैसे भूमि है, श्रम है, पूंजी है, तकनीक है, शासी आदमी, जिन उत्पादन के साधनों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम देखिए, ये एक ही नाम है, तीनों के एक ही नाम है। आधा या पड़त या इनपुट्स, तीनों को एक ही नाम है, यानी कि उत्पादन के साधन ये तीनों एक ही हैं, ये तीनों एक ही है। उत्पादन के साधनों को ही आधा कहा जाता है, उत्पादन के साधनों को ही पड़तें कहा जाता है, उत्पादन के साधनों को ही इनपुट्स कहा जाता है। तो आप खास करके ये आप ध्यान में रखना, क्योंकि सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन इन्हीं में ही होता है बच्चों को। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे, जो उत्पादन की मात्रा होती है, उत्पादन की मात्रा, जो उत्पादन की मात्रा होती है उसे प्रदा, निर्गत या आउटपुट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रदा, निर्गत, आउटपुट कहा जाता है। तो आप इस चीज को लेकर कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि आपका कंफ्यूजन मैंने दूर कर दिया है। आधा, पढ़ते और इनपुट्स एक ही है, और प्रदा, निर्गत, आउटपुट ये भी एक ही है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब आगे बात करते हैं। देखिए, उत्पादन प्रक्रिया में विभिन्न साधनों को विभिन्न कार्यों में लगाया जा सकता है एवं इनके अनुपातों में भी परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। किसी फर्म की भौतिक अदाओं और भौतिक प्रदाओं के बीच का संबंध उत्पादन फलन कहलाता है। इसके बारे में हम पूरे विस्तार से आगे बात करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम बात करते हैं फलन के बारे में। फलन क्या है, ठीक है। देखिए, फलन का आशय दो चरों स्वतंत्र स्वतंत्र व आश्रित के बीच पाया जाने वाला मात्रात्मक संबंध होता है। फलन क्या होता है? दो चरों के बीच पाया जाने वाला मात्रात्मक संबंध होता है। और ये जो फलन शब्द है उत्पादन फलन में, ये जो फलन शब्द है ये गणित से लिया गया, ये बात का थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब इसके बाद में हम बात करते हैं उत्पादन फलन की। इसके बाद हम बात करते हैं उत्पादन फलन की। देखिए, हम आगे थोड़ा सा क्लास में पढ़ के आए हैं, हमने पढ़ा इनपुट्स और आउटपुट्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो देखिए, उत्पादन की मात्रा यानी कि आउटपुट, एवं उत्पादन के साधनों और उत्पादन के साधन यानी कि इनपुट्स, इनमें जो मात्रात्मक संबंध को व्यक्त करता है वही क्या होता है? उत्पादन फलन कहलाता है। यानी कि उत्पादन की मात्रा एवं उत्पादन के साधनों के मात्रात्मक संबंध को व्यक्त करने वाला जो फलन है वो क्या कहलाता है? उत्पादन फलन कहलाता है। उत्पादन फलन कहलाता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, एक उत्पादन फलन एक किसान के द्वारा एक मौसम में उत्पादित गेहूं की मात्रा को प्रदर्शित कर सकता है, जो कृषक द्वारा उस मौसम में किए गए श्रम, खाद, बीज, सिंचाई, कीटनाशक, दवाइयों की मात्रा पर निर्भर करेगा, ठीक है। उत्पादन फलन इस तथ्य को भी उजागर करता है, कृषक ने
किसान ने 100 क्विंटल गेहूं का उत्पादन करने के लिए विभिन्न तकनीकें अपना सकता है। वह श्रम प्रधान तकनीक अपनाकर पूंजी प्रधान तकनीक का कम प्रयोग कर सकता है और पूंजी गहन तकनीक का प्रयोग करके श्रम का कम उपयोग कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये बात स्पष्ट होती है कि उत्पादन फलन आदाव एवं प्रदा के बीच का भौतिक संबंध है। ठीक है, बीच भौतिक संबंध है। किनके बीच? उत्पादन फलन आदाव एवं प्रदा के बीच भौतिक संबंध है। इसे अगर हम गणितीय रूप में देखें तो गणितीय रूप में मैंने जितने टाइप से जिन जिन बुक में आपको मिलता है वो तीनों ही टाइप मैंने आपको लिख के दिए हैं। आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बात एक ही होती है, सेम ही चीज़ होती है, लेकिन मैंने यहाँ पर तीनों को ही लिख दिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर Q बराबर FL/N, Q बराबर FL/N। यहाँ पर देखिए Q क्या है? वस्तु का उत्पादन है, और जो L/N है उत्पादन के विभिन्न साधन लिए गए हैं। या इसे हम कैसे लिख सकते हैं? कई बुक्स में आपको ऐसे मिलेगा Q बराबर FL/L/K। यहाँ पर देखिए LD यानी कि लैंड भूमि है, L लेबर यानी कि श्रम है, K कैपिटल यानी कि पूंजी है, O ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन है। ठीक है, ऐसे भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, यदि दो आगतों को लिया जाए तो यानी कि दो आगतें श्रम और पूंजी को ली जाए तो उत्पादन फलन क्या होगा? तो Q बराबर FL/C। यहाँ पर F जो है फलनात्मक संबंध को व्यक्त करता है। तो मैंने यहाँ पर तीनों ही तरीके से ये आपको बता दिया है। आप देखिए, पहला तो ये हो गया, इस तरीके से मिल सकता है आपको बुक्स में, दूसरा ऐसे मिल सकता है और तीसरा ऐसे मिल सकता है। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक ही चीज़ है, एक ही बात है, सेम ही बात है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्पादन फलन की मान्यताओं के बारे में। उससे पहले एक बात और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर जो ये आपको समीकरण दिखाई दे रही है, यहाँ पर जो प्रदा है, ठीक है, यानी कि उत्पादन की मात्रा है वो आश्रित चर है, और आधा है यानी कि वो आपके इनपुट जो है वो क्या है? स्वतंत्र चर है। ये बात आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, और उत्पादन फलन को सदैव निश्चित समय अवधि में से जोड़ा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादन तकनीक को स्थिर माना जाता है। इसके बाद में बात करते हैं आगे नेक्स्ट। प्रत्येक फर्म का एक उत्पादन फलन होता है जो किसी वस्तु विशेष के उत्पादन से संबंधित होता है। ठीक है, आदाओं में किसी भी प्रकार का अगर परिवर्तन किया जाए तो उत्पादन फलन को बदल देता है। आदाओं में किसी भी प्रकार का परिवर्तन उत्पादन फलन को बदल देता है। अब हम बात करेंगे इसकी मान्यताओं की। देखिए, कुछ एक मान्यता बिल्कुल सिंपल सी है, कुछ एक मैं आपको समझा दूंगा। देखिए, जैसे सबसे पहले हम बात करें तो निश्चित तकनीक, इसकी मान्यता है निश्चित समयावधि, और उत्पत्ति के साधनों की कीमतें स्थिर रहनी चाहिए। फर्म का उद्देश्य क्या होता है? अधिकतम लाभ कमाना व उत्पादन करना होता है, अधिकतम उत्पादन करना होता है। ठीक है, उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त साधनों का प्रयोग पूर्ण कार्यकुशलता से होता है। ये ऐसे मानकर चलते हैं, उत्पादन फलन का जब अध्ययन करते हैं तो ये इसकी मान्यताएं हैं, ऐसा माना जाता है। उत्पादन फलन का संबंध साधनों एवं उत्पादित वस्तु की भौतिक मात्राओं से होता है, न कि उनके मौद्रिक मूल्यों से। देखिए, ये सारी बातें जब मैं इनकी विशेषता समझाऊंगा तो आपके ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। वहाँ पर पूरा विस्तार पूर्वक हम इनका कॉम्बिनेशन लेकर इनका हम क्या करेंगे? विश्लेषण करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अल्पकालीन उत्पादन फलन में साधन संयोग में साधनों का अनुपात परिवर्तनीय होता है। तो इस बात को आप थोड़ा समझना। ठीक है, अल्पकाल में क्या होता है? अल्पकाल में उत्पादन के सभी साधनों एवं अदाओं में परिवर्तन करना संभव नहीं होता है, क्योंकि बहुत कम समय होता है। परंतु किसी एक या दो साधन यानी कि जो परिवर्तनशील साधन होते हैं, ठीक है, उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, और परिवर्ती साधनों को स्थिर साधनों के साथ मिलाकर एक उत्पादक ऐसा संयोग स्थापित करता है जिससे द्वि स्थितियों में अधिकतम उत्पादन मिल सके। तो इसका अर्थ ये है। इसके बाद हम बात करते हैं दीर्घकाल उत्पादन फलन में साधन संयोग में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। इसमें देखिए अल्पकाल से बिल्कुल विपरीत इसके अंदर होता है। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तित किया जा सकता है। इस स्थिति में कोई साधन स्थिर नहीं होता है, विभिन्न साधनों को एक ही अनुपात में बढ़ाया या घटाया जा सकता है। ठीक है, और इस प्रकार उत्पादन का पैमाना भी बदला जा सकता है। तो ये थी उत्पादन फलन की मान्यताएं। अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इसकी विशेषताओं की, जो हम विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे, और आपके ये जो पूरा टॉपिक है ये क्लियर हो जाएगा, फलन से संबंधित, उत्पादन फलन से संबंधित। देखिए, सबसे पहली विशेषता है उत्पादन फलन अभियांत्रिकी समस्या है, आर्थिक समस्या नहीं। देखिए, ये जो है उत्पादन फलन एक अभियांत्रिकी समस्या है, न कि एक आर्थिक समस्या। इस बात को समझिए। देखिए, उत्पादन फलन का निर्माण केवल वही व्यक्ति कर सकता है
जिससे उद्योग से संबंधित अभियांत्रिकी की जानकारी होती है। ठीक है, उत्पादन फलन का तकनीकी निर्माण अर्थशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है, यह उत्पादन अभियांत्रिकी का क्षेत्र है। परंतु आजकल विगत वर्षों में अर्थशास्त्रियों ने इस क्षेत्र में काफ़ी रुचि प्रदर्शित की अपनी, और अर्थशास्त्रियों ने भौतिक आधाओं एवं भौतिक प्रदाओं में परिवर्तनों के संबंध के सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर कई प्रकार के उत्पादन फलनों का प्रतिपादन किया है। इनमें सर्वाधिक प्रचलित रूप जो है कोब डगलस का उत्पादन फलन है। इसका निर्माण दो अमेरिकी अर्थशास्त्रियों ने CW और पॉल एच डगलस ने किया था, जिसकी चर्चा हम आगे इनकी अलग से इस टॉपिक पर अलग से एक वीडियो बनाएंगे, अलग से क्लास लेके आएंगे, उसमें इसके बारे में पूरा विस्तार से समझाएंगे। इसके बाद में बात करते हैं नंबर 2 विशेषता है उत्पादन फलन कीमतों से स्वतंत्र होता है। उत्पादन फलन कीमतों से स्वतंत्र होता है। देखिए, प्रत्येक फर्म को दो बाजारों में लेन देन करना पड़ता है। देखिए, प्रत्येक फर्म को दो बाजारों से लेन देन करना पड़ता है। इसे समझिए अच्छे से। प्रथम, वस्तु बाजार, जहां फर्म अपने उत्पाद को बेचती है और पूर्तिकर्ता की भूमिका अदा करती है। और दूसरा, साधन बाजार। पहला तो वस्तु बाजार, दूसरा साधन बाजार, जहां फर्म उत्पादन के साधनों का क्रय करती है एवं मांग कर्ता के रूप में उपस्थित होती है। उत्पादन फलन का संबंध उत्पादन के साधनों की कीमतों तथा उत्पादित वस्तुओं की कीमतों से नहीं होता, बल्कि यह कीमतों से स्वतंत्र रहता है। यानी कि उत्पादन फलन का जो संबंध है वो साधनों की कीमतों और उत्पादित वस्तुओं की कीमतों से नहीं होता, न तो साधनों की कीमतों से न उत्पादित वस्तुओं की कीमतों से, यह कीमतों से स्वतंत्र होता है। जब एक उत्पादन करता इसकी सहायता से उत्पादन स्तर को निश्चित करने का निर्णय करता है तो उसे कीमतों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। विभिन्न साधन संयोग में से किसी संयोग का चुनाव किया जाए तथा कितनी मात्रा में वस्तु का उत्पादन किया जाए, इसका निर्धारण वस्तु की साधनों कीमतों द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं नंबर 3 पर। उत्पादन फलन का निर्धारण तकनीकी ज्ञान की स्थिति द्वारा होता है। उत्पादन फलन का निर्धारण तकनीकी ज्ञान की स्थिति द्वारा होता है। नंबर 3, देखिए, उत्पादन फलन का निर्माण देखो तकनीक ज्ञान को स्थिर मानकर किया जाता है। हमने इसकी विशेषता पढ़ के आए हैं कि तकनीक, निश्चित तकनीक होनी चाहिए, तो तकनीकी ज्ञान को स्थिर मानकर किया जाता है। देखिए, तकनीकी ज्ञान में परिवर्तन उत्पादन फलन में परिवर्तन ला देगा, क्योंकि तकनीकी ज्ञान बढ़ने पर इनपुट की मात्रा में भी परिवर्तन किए बिना ही अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकेगा, अगर अच्छी टेक्निक है तो। इसके बाद में बात करते हैं नंबर 4 पर। विशेषता है उत्पादन फलन की व्याख्या एक निश्चित समयावधि के संदर्भ में की जाती है, जो कि हम ऊपर मान्यता में भी ये पढ़ के निश्चित समयावधि में। ठीक है, तो देखिए, निश्चित समयावधि के अंतर्गत हम देखते हैं कि उत्पादन फलन का संबंध एक निश्चित समयावधि से होता है। किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए देखिए कुछ समय की आवश्यकता होती है, अतः समय की इकाई के संदर्भ में ही उत्पादन फलन की अर्थपूर्ण व्याख्या करते हैं या की जा सकती है। इसके बाद में हम लास्ट बात करते हैं, अपनी लास्ट विशेषता जो है उत्पादन फलन के निर्धारण में साधनों की प्रतिस्थापनीयता पर ध्यान देना आवश्यक है। देखिए, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, यानी कि उत्पादन के साधनों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाया जा सकता है। यहाँ पर प्रतिस्थापनीयता का अर्थ यही है कि जो उत्पादन के साधन हैं उन्हें एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे समझिए, अनेक कार्य ऐसे हैं जिन्हें श्रमिकों द्वारा करवाया जा सकता है तथा उन्हीं कार्यों को मशीनों के द्वारा भी करवाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि श्रम के स्थान पर पूंजी का प्रतिस्थापन किया जा सकता है। लेकिन ये जो संयोग है ये अल्पकालीन दीर्घकाल में अलग अलग होंगे। अल्पकाल में सभी साधनों को एक ही अनुपात में नहीं बढ़ाया जा सकता। यदि एक साधन को बढ़ाया जाता है तो दूसरे साधन स्थिर रहते हैं। इस प्रकार अल्पकाल में क्या होता है, साधनों का अनुपात बदलकर उत्पादन में परिवर्तन किया जाता है। इसलिए अल्पकालीन उत्पादन फलन से परिवर्तनशील अनुपातों का नियम भी कहा जाता है। अल्पकालीन उत्पादन फलन को परिवर्तनशील अनुपातों का नियम भी कहा जाता है, जिन पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इसे पूरे विस्तार से समझाएंगे। ठीक है, अब इसके उल्टा हम बात करें, दीर्घकाल में सभी आदाओं को एक साथ एक ही मात्रा में बढ़ाया तथा घटाया जा सकता है। यानी कि साधन मात्रा को बदले बिना उत्पादन का पैमाना बढ़ाया अथवा घटाया नहीं जा सकता। इस स्थिति को दीर्घकालीन उत्पादन फलन या पैमाने के प्रतिफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ये जो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है जो अल्पकाल से संबंधित है, अल्पकालीन उत्पादन फलन से संबंधित है, और जो पैमाने के प्रतिफल है जो दीर्घकालीन उत्पादन फलन से संबंधित है, इन दोनों के हम एक अलग से क्लास बनाएंगे। ठीक है, तो उस क्लास में हम इनको विस्तार से पूरी चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए
और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और कक्षा 12 आरबीएससी की बुक्स भी मैंने करवा रहा हूँ, उनकी भी एक प्लेलिस्ट बना रखी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट में बताएं। थैंक यू।